तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का पावर शेयरिंग। काफी ज्यादा इजी चैप्टर है। तो क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि पावर शेयरिंग कहते किसको है। साथ ही साथ दो देशों के एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग करना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो क्या-क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकते हैं देश के अंदर। इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिरकार किस-किस प्रकार से पावर शेयरिंग किया जाता है, यानी कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और जब इतनी सारी चीज़ों को जान लेंगे, तब हमारा ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पावर शेयरिंग कहते किसको है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि पावर का क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूशन कर देना अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स और लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, इसी को कहते हैं हम लोग पावर शेयरिंग। सो दैट ताकि नो सिंगल पावर ग्रुप हैज कंप्लीट कंट्रोल, ताकि सिंगल पर्सन के पास पूरी पावर या पूरी कंट्रोल ना हो। अगर सिंगल पर्सन के पास पूरा कंट्रोल होगा तो वो अपना मनमानी करना शुरू कर देगा और उस कंट्री में डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी। इसी कारण से पावर शेयरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब पावर को लेवल्स में या ग्रुप्स में बांट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर में दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम के एग्जाम्पल को और जानेंगे कि क्या यहाँ पर पावर शेयरिंग किया गया या फिर नहीं। और श्रीलंका में फिर पढ़ेंगे वहां पर पावर शेयरिंग किया गया या नहीं। अगर किया गया तो क्या वो सक्सेसफुल रहा, और नहीं किया गया तो क्या वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिले। इन सभी चीजों को इन एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। चलिए बेल्जियम केस। तो बेल्जियम केस पढ़ने से पहले कि वहां पर पावर शेयरिंग हुआ या फिर नहीं, सबसे पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक छोटा सा देश है, एक स्मॉल कंट्री है। कहां पर है ये बेल्जियम देश? ये बेल्जियम देश है यूरोप कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा ये जो है अपना बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है, मतलब इस देश के चारों ओर कौन कौन से देश हैं? तो इस देश के चारों ओर फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है। इन चारों देश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है कौन? बेल्जियम। जैसे कि ये जो फ्रांस है, ये बेल्जियम का आपका मैप है, फ्रांस यहाँ पर है, ठीक है। उसके अलावा नीदरलैंड, नीदरलैंड नॉर्थ में है। जर्मनी, जर्मनी इस साइड है। इसके अलावा बच गया लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग यहाँ पर है। तो इस प्रकार से बेल्जियम जो है वो चार देशों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। अब अगला पॉइंट क्या कहता है कि अ स्मॉलर इन एरिया, लेकिन ये बहुत छोटा है। इतना छोटा है, कितना छोटा है भैया? देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारे देश में एक हरियाणा राज्य है, उससे भी ये छोटा देश है। कहां पर? यूरोप में। इसके अलावा इसकी जो पॉपुलेशन है, इट हैज लिटिल ओवर 1 करोड़ पॉपुलेशन, मतलब 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा ही इसकी पॉपुलेशन है, जो कि हरियाणा से क्या है भैया? आधी है। हरियाणा का पॉपुलेशन कितना है? 2 करोड़। और उसकी आधी पॉपुलेशन कहां पे रहती है? बेल्जियम में 1 करोड़ पॉपुलेशन रहती है। अब ये तो समझे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम लोग जानते हैं बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन के बारे में। मतलब कि बेल्जियम में बहुत सारे लोग क्या बटे हुए हैं? ग्रुप के अंदर बटे हुए हैं। किस बेसिस पर बटे हुए हैं? लैंग्वेज बेसिस पर। जैसे हमारे भारत में रिलीजन बेसिस पर लोग ग्रुप में बटे हुए हैं, कास्ट बेसिस पर लोग ग्रुप में बटे हुए हैं, लैंग्वेज बेसिस पर भी ग्रुप में बटे हुए हैं, स्टेट्स बटा हुआ है। उसी प्रकार से बेल्जियम के अंदर भी बहुत सारे लोग क्या हुए हैं भैया? लैंग्वेज के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर बटे हुए हैं। तो इसी को कहते हैं एथनिक कंपोजिशन, ठीक है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जब लोग बटे हुए होते हैं, एक देश के अंदर ग्रुप बना के रहते हैं, उसी को कहते हैं एथनिक कंपोजिशन। तो कैसे बटे हुए हैं भैया? ये देखिए, ये पूरा बेल्जियम रीजन है, जो कि आपके बुक में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें दो हिस्से में बांट दिया गया। बेल्जियम को कितने पार्ट में? दो पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट क्या कहलाता है? फ्लेमिश रीजन। दूसरा पार्ट क्या कहलाता है? वलोनिया रीजन कहलाता है। फ्लेमिश रीजन में कितनी पॉपुलेशन रहती है? 59% पॉपुलेशन रहती है। और वहीं पर वेलोनिया रीजन में कितनी पॉपुलेशन रहती है? 40% पॉपुलेशन रहती है। और 59% जो ये पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, वो कौन सी भाषा बोलती है भैया? डच भाषा बोलती है। इसके अलावा जो यहाँ पर 40% पॉपुलेशन रहती है, वो कौन सी भाषा बोलती है? फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करती है। और साथ ही साथ 1% बचा, 1%, 1% जो पॉपुलेशन है वो इस एरिया में रहती है और कौन सा भाषा बोलती है? जर्मन भाषा का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा ये तो सही चल रहा भैया। तो मेजॉरिटी में कौन है? पूरे देश में मेजॉरिटी में कौन है? सबसे ज्यादा लोग कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं? वो 59% जो है भैया, डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये जो ब्रुसेल्स है, बेल्जियम का कैपिटल क्या है? बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर क्या दिक्कत है कि यहाँ पर 80% जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 20% जो लोग रहते हैं
वो डच भाषा बोलते हैं। पूरे देश में संख्या किसकी ज़्यादा है? डच बोलने वालों की। और बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में किसकी ज़्यादा है? कौन-सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है भैया? तो वो फ्रेंच भाषा बोली जाती है। तो बेल्जियम के अंदर ना तो फ्रेंच वाले डच को पसंद करते थे, ना ही डच वाले फ्रेंच को पसंद करते थे। कारण इसके पीछे ये था कि जो माइनॉरिटी थे, पूरे देश में जिसकी संख्या कम थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जिसकी संख्या मात्र 40% ही थी, वही सबसे ज़्यादा क्या थे भैया? रिच थे, राजा-महाराजा थे। और वो बहुत ज़्यादा पावर में भी थे। सारी पावर किनके पास थी भैया? देश कौन चला रहे थे? फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी चला रही थी। तो रिच भी थे और पावरफुल भी थे। इस कारण से जो डच वाले थे इनको पसंद नहीं करते थे। भैया हम मेजॉरिटी में हैं और तुम देश चला रहे हो, तुम एजुकेटेड हो, तुम ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, ऐसा कैसे? और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, इसको सारी जो बेनिफिट है, सारा जो फ़ायदा है, सारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या फिर जो एजुकेशन है, सभी चीज़ें इनको क्या मिली? बाद में मिली और जिस कारण से इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है? टेंशन क्रिएट होती है। टेंशन क्रिएट होती है, कब होती है ये टेंशन क्रिएट? 1950s और 1960s के बीच में। मतलब कि एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई और साथ ही साथ इसका सबसे ज़्यादा इस टेंशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो इस टेंशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रुसेल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है क्योंकि सारे जो रिच और पावरफुल लोग वहीं पर बैठे हुए हैं और वहीं पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमने इस वीडियो में चर्चा की कि पावर शेयरिंग कहते किसको हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर देना ही पावर शेयरिंग कहलाती है, अगर नहीं करेंगे तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा क्या भैया? बेल्जियम केस के बारे में पढ़ा कि बेल्जियम कैसी कंट्री है, एक छोटी-सी कंट्री है यूरोप के अंदर, जहाँ की पॉपुलेशन जो है भैया हरियाणा से भी क्या है? कम है, यानी कि हरियाणा जो है भैया 2 करोड़ पॉपुलेशन है और बेल्जियम के अंदर 1 करोड़ पॉपुलेशन है। हरियाणा से छोटी ये राज्य है, जहाँ की पॉपुलेशन जो है लैंग्वेज बेसिस पे बटे हुए फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा बोलती है, जिसमें डच भाषा बोलने वाले लोग पूरे देश में ज़्यादा हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग पूरे देश में कम है। लेकिन ब्रुसेल्स में क्या है? यही केस उल्टा है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। इस कारण से वहाँ पर क्या है भैया, क्या प्रॉब्लम है कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग है भैया, वो रिच और ज़्यादा पावरफुल है। और ये सभी चीज़ें बाद में किसको मिलती है? ये सभी चीज़ें बाद में डच स्पीकिंग कम्युनिटी को मिलती है। उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाद में होता है, उनको एजुकेशन बाद में मिलता है, जिस कारण से वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाती है और 1950-60 में ये टेंशन क्रिएट देखने के लिए मिलता है, जिसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रभाव कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो ब्रुसेल्स के अंदर मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्कोमोडेशन इन बेल्जियम। क्या यहाँ पर और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या यहाँ पर पावर शेयरिंग किए गए? क्या यहाँ के लीडर समझदार थे? और अगर पावर शेयरिंग किए गए उसके बाद किस प्रकार का सिचुएशन यहाँ पे रहता है? तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।